हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। और आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमेशा हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। और जो आज की क्लास है ये पैडागॉजी की ने, इसमें हम बस ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं और सीटेट में हमसे अक्सर पूछे जाते रहे। इन्हें हम जो कि 15 क्वेश्चन है, लेकिन 15 क्वेश्चन में हम कम से कम दोस्त 25 से 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। देखिए, कांसा एक आपका मिश्र धातु होता है। इसके बारे में सही कथन चुनने के लिए कह रहा है कि यह तांबे, कापर, जस्ता, जिंक तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। यह तांबे, कापर और टिन का मिश्रण है। यह एल्युमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। यह पीतल और तांबे का मिश्रण है। देखिए दोस्त, इसका जो सही उत्तर है वो आपका है कि यह जो आपका कापर और टिन होता है उसका यह क्या होता है, मिश्रण होता है, जिसके मिश्रण से यह बनता है। तो आपका ये जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। इसमें देखिए ना कुछ समझने लायक है ना कुछ समझाने लायक है। इसको हमें सीधा याद रखना है कि जो आपका कांसा होता है वो क्या होता है, कापर और टिन का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपीकोआ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। ये पूछ रहा है कि टैपीकोआ को जब नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ खाया जाता है तो ये कहाँ का मुख्य भोजन होता है। तो देखिए दोस्त, ये जो आपका होता है मुख्य भोजन, सबसे पहले विकल्प में देखिए दिया हुआ है बिहार। तो बिहार का मुख्य भोजन देखिए क्या होता है। बिहार का मुख्य भोजन आपका होता है लिट्टी और चोखा। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार का मुख्य भोजन लिट्टी और चोखा होता है। तमिलनाडु में आपका इडली डोसा, और ये आपका इडली डोसा वगैरह ज़्यादा चलता है। केरल, तो आपका जो यहाँ पे सही विकल्प है आपका केरल ही। और केरल के बारे में क्या क्या चीज़ें आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं सीटेट में, वो भी ध्यान दीजिए कि केले के फूल की सब्जी, किसके फूल की सब्जी, केले के फूल की सब्जी, ये कहाँ के लोग खाते हैं, ये खाते हैं आपके केरल के लोग। केले के फूल की सब्जी केरल के लोग खाते हैं। और नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपीकोआ कहाँ के लोग खाते हैं, केरल के लोग खाते हैं। और यही जो आपका टैपीकोआ है इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको भी आपका सीटेट पूछ सकता है। तो इसको अन्य किन किन नामों से जानते हैं, ये देखिए, इसका एक है कसावा। ठीक है, कसावा के नाम से भी जानते हैं और इसको यूका के नाम से भी जानते हैं। तो पूछ सकता है कि टैपीकोआ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कसावा और यूका नाम से भी जाना जाता है। बिहार के लिए आपकी लिट्टी चोखा बिहार में खाए थे। और मधुबनी पेंटिंग भी पूछता है, तो मधुबनी पेंटिंग भी आपकी, मधुबनी चित्रकला भी बिहार से संबंधित। तमिलनाडु में आपका क्या कहते हैं, तमिलनाडु में आपका इडली वगैरह खाया जाता है। और तमिलनाडु सीधा सीधा प्रश्न कर लेता है कि ये बंगाल की खाड़ी पर बसा हुआ है या अरब सागर, तो ये आपका बंगाल की खाड़ी पर बसा हुआ है। केरल, तो आपका जो टैपीकोआ है वो किसी भी करी के साथ केरल में खाया था। और केरल से क्या प्रश्न पूछा जाता है, केले के फूल की सब्जी भी पूछ ली जाती है कि इसकी सब्जी कहाँ बनती है, केले के फूल की सब्जी तो केरल में बनती है। और कचनार के फूल की सब्जी, ध्यान दीजिए, केले के फूल की सब्जी पूछेगा तो केरल, कचनार के फूल की सब्जी पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सहजन के फूल की पकौड़ी अथवा भोजन के रूप में तो आपका सहजन का प्रयोग होता है महाराष्ट्र में। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात आती है तो इसे देखिए, पश्चिम बंगाल में आपका मछली चावल खाया जाता है। ठीक है, क्या खाया जाता है पश्चिम बंगाल में, मछली चावल मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग होता है। तो देखिए, एक ही प्रश्न से हमने कितने, इसका तो उत्तर जान लिया कि सी होता है, लेकिन और हमने क्या क्या जाना, बिहार का प्रमुख भोजन लिट्टी चोखा, केरल में ये तो टैपीकोआ तो खाते ही हैं, लेकिन केले के फूल की सब्जी भी खाते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में मछली चावल का प्रयोग होता है और टैपीकोआ का अन्य नाम भी जाना। तो यहाँ से हमारे 4-5 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। हमको ऐसे ही पढ़ना है, जब भी कोई प्रश्न लेना है तो उनके अन्य 3 विकल्पों को भी ध्यान देना है कि यहाँ से कोई सीटेड प्रश्न पूछता है या नहीं। ठीक है, आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। देखिए, तो जब भी ईवीएस का सेशन होगा हमारा, ठीक है,
कुछ ही दिनों में होने वाला है। मैं नोट्स बना रहा हूँ, नोट्स के लिए काम कर रहा हूँ। जब भी हम उन नोट्स को पढ़ेंगे, तो जब नोट्स के साथ पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे आपको डिटेल में समझाऊंगा कि सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है। जहाँ जहाँ से भी सीटेट प्रश्न हुआ है, मैं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर नोट्स बना रहा हूँ, तो वहाँ पे हम इस चीज़ को डिटेल में समझेंगे। लेकिन आज ये प्रैक्टिस सेट है, तो वहाँ पर हम उतना डीप नहीं जाएंगे। इस प्रश्न को देखते हैं। पूछा हुआ है कि कौन सी अदिश राशि है। तो देखिए, अदिश राशि आपकी द्रव्यमान होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका द्रव्यमान है, एक गुरुत्वाकर्षण हो गया, संवेग हो गया, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके सदिश राशि हैं, ठीक है। क्या है, ये सब सदिश राशि हैं। और अदिश राशि आपकी द्रव्यमान है। और भी अदिश राशि के कुछ उदाहरण, जरूरी नहीं है कि हर बार द्रव्यमान ही पूछेगा, और उदाहरण आप देख लीजिए। चाल भी पूछा जा सकता है, आपका समय भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और आपका कार्य भी पूछा जा सकता है। ये सब ऐसे उदाहरण हैं जो कई बार कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है पारभासी, पारदर्शी, उत्तल, अपारदर्शी। देखिए दोस्त, जब पारभासी क्या होता है कि कोई ऐसी वस्तु जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं, ठीक, मतलब एकदम से नहीं देख सकते लेकिन कुछ हद तक देख सकते हैं आप। जैसे कोई मोटा प्लास्टिक वगैरह हो गया, तो उसमें से देखने पे कुछ कुछ चीजें दिख जाती हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। पारदर्शी, देखिए पारदर्शी जो होता है, इसमें से प्रकाश किरण क्या होती है, गुजर जाती है, ठीक है। क्या होती है, प्रकाश किरण गुजर सकती है या गुजर जाती है, वो होता है पारदर्शी। जैसे पारदर्शी के आप उदाहरण देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, आपका पानी हो गया, ठीक है, पानी में भी गुजर सकती है। और भी आप उदाहरण देख लीजिए, आप वायुमंडल में ले लीजिए, आपका वायु भी आ जाएगा इसी में, ठीक है, और आपका कांच भी इसी में आ जाएगा, जो कि पारदर्शी का उदाहरण। और यहाँ से प्रकाश की किरण जो है वो गुजर सकती है, ठीक। उत्तल, ये आपका देखिए एक लेंस का प्रकार होता है, यहाँ इसका कोई संबंध नहीं है। प्रकाश की किरण नहीं गुजर सकती तो आपका अपारदर्शी। देखिए पारदर्शी का जस्ट अपोजिट अपारदर्शी। यहाँ से आपका क्या होता है कि प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती है। और अपारदर्शी के आपके उदाहरण आप समझ सकते हैं, जैसे आप कोई पत्थर ले लीजिए, पत्थर आपका अपारदर्शी होता है। कोई आप और वस्तु ले लीजिए, डेस्क ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए, ये सब आपके किस में आते हैं, अपारदर्शी में आते हैं। आइए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न आपका कह रहा है कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। यहाँ पर गैस लिखना चाहिए था, ये टाइप होने में मिस हुआ है। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो देखिए ताजमहल के पीला होने के लिए पहला विकल्प दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा दिया है सल्फर, तीसरा दिया है क्लोरीन, चौथा दिया हुआ है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आपका यहाँ पे जो सीधा सीधा आंसर है वो आपका क्या है कि ताजमहल के पीले होने के लिए आपकी सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जिम्मेदार होती है, ठीक है। ताजमहल के पीले होने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार होती है। और यहाँ से दूसरा प्रश्न आपका क्या बन जाएगा, दूसरा प्रश्न बन जाएगा कि जो आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये किस लिए महत्वपूर्ण है। ये आपका जो उर्वरक होता है, ठीक है, उर्वरक उर्वरक के निर्माण में एक काम आती है। उर्वरक निर्माण मतलब खाद के निर्माण में एक काम आती है, ठीक है। उर्वरक निर्माण में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है किसके लिए, ताजमहल के पीले होने के लिए, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए नीचे छठवां प्रश्न पूछ रहा है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वह मनुष्य की तुलना में चार गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध। देखिए दोस्त, यहाँ जितना भी विकल्प दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ सबसे प्रश्न आपका सीटेड बनाता है, ठीक है, इसीलिए विकल्प में दिया हो जिससे आप कंफ्यूज होइए। तो पूछा क्या है कि 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो देखिए आपको जब भी ये प्रश्न आए, ये प्रश्न बहुत ही आप कह सकते हैं कि सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, मन पसंदीदा क्वेश्चन है। ये पूछते ही आता है, सीटेट लगातार पूछते रहता है। तो यहाँ पे आप क्या देखना है कि जिस विकल्प में ऐसे जीव होंगे जिनके बस कितने 2 पैर हों, ठीक है, एक जोड़ी पैर हों, ठीक है, एक जोड़ी पैर हो मतलब 2 पैर हों, वही विकल्प आपका सही होगा। तो देखिए किसमें, मधुमक्खी के तो 2 पैर होते नहीं हैं। मच्छर के आपके मुझे लगता है 6 पैर होते होंगे, 6 या 4 पैर होते होंगे। तितली का भी यही है। बाघ के देखिए 4, तेंदुआ 4, सांड 4, सांप के देखिए पैर नहीं होते हैं। रेशम कीट के
2 से अधिक ही होंगे, क्योंकि ये कीट वर्ग का है। ठीक है, छिपकली के भी आप देखिए 4 होते हैं, लेकिन चील, गरुड़, गिद्ध, यहाँ पे देखिए चील का भी 2 होता है, गरुड़ का भी गिद्ध होता है और गिद्ध का भी 2 होता है। तो आपका ए विकल्प आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो चील है, ये सब पक्षी हैं, इनके 2-2 पैर होते हैं। तो आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक, आप इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं, और अगर आप तीनों के नाम ध्यान में रखिए तो और अच्छा है। अब देखिए मधुमक्खी, पहले ही विकल्प में आपका मधुमक्खी का जिक्र किया, तो मधुमक्खी पालन के लिए अक्सर पूछा जाता है कि सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है, तो आपका होता है अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, अक्टूबर टू दिसंबर मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय होता है। और मधुमक्खी के बारे में आपसे पूछ सकता है कि ये कैसा कीट है, तो ये आपका कैसा कीट होता है, ये आपका सामाजिक कीट होता है। ठीक है, मधुमक्खी कैसा कीट है, मधुमक्खी आपका सामाजिक कीट है। ठीक, ये भी आपसे पूछ लेता है कि किस तरह के, किस श्रेणी में आता है, तो सामाजिक कीट की श्रेणी में आता है। और इसके जो क्या बोलते हैं, मधुमक्खी पालन के लिए जो सबसे उपयुक्त समय है वो अक्टूबर टू दिसंबर होता है। मधुमक्खी को सबसे अधिक क्या पसंद है, ये भी पूछता है, तो ये आपका क्या होता है, मधुमक्खी को लीची के फूल पसंद हैं। ठीक है, क्या वो लीची के फूल के रस को ज़्यादा मतलब पसंद करती है। ठीक है, तो लीची के फूल के रस उसको पसंद हैं। और लीची के फूल कब लगते हैं, ये भी आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है, तो वो आपके लगते हैं अप्रैल में। ठीक है, मधुमक्खी को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, लीची के फूल के रस पसंद है मधुमक्खी। और ये जो आपके लीची के फूल हैं वो कब लगते हैं, अप्रैल में लगते हैं। मधुमक्खी का जो सबसे उपयुक्त समय है पालने का वो अक्टूबर टू दिसंबर होता है, और ये मधुमक्खी आपकी सामाजिक कीट है। अब देखिए दूसरा बात कर रहा है यहाँ पे मच्छर का। मच्छर को समझिए, मच्छर आपका क्या होता है, मच्छर भी एक आपका कीट है। ठीक है, लेकिन ये सामाजिक कीट नहीं होता है। मच्छर के काटने से आप जान रहे हैं कि तमाम प्रकार का रोग होता है, मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है। ठीक है, तो आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि मच्छर से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो आप उसको ध्यान देंगे। मलेरिया हो जाता है, ठीक है, आपका डेंगू हो जाता है, ठीक है, और आपका चिकनगुनिया हो जाता है। ये 3 आपका एनसीईआरटी में गिवन है, जो कि मेन आपको याद रखना है। और भी बीमारियां हैं जो मच्छर से होती हैं, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी है, जो सिलेबस है सीटेट, वहाँ पे ये 3 बीमारियां गिवन है। ठीक है, तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तितली का जिक्र नहीं है हमारे एनसीईआरटी में, आप तितली का जिक्र नहीं पाएंगे। अब फिर देखिए बी में क्या कर रहा है, बाघ का जिक्र कर रहा है, तो बाघ भी आपका क्या है, बाघ के संबंध में आइए देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। बाघ देखिए, बाघ दिया हुआ है, तो बाघ का क्या है, बाघ का जो गर्जना है, ठीक, एक कितने किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और क्या, बाघ जो है, दूसरा चीज देखिए, हवा, ठीक है, हवा के कंपन, हवा के कंपन से अपने शिकार का पता लगा लेता है। ठीक है, क्या कर लेता है, हवा के कंपन से अपने शिकार का पता लगा लेता है। ठीक है, तो बाघ की जो गरज है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, और बाघ जो है हवा में होने वाले कंपन से अपने शिकार का पता लगा लेता है। ठीक, ये 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछी जाती है, और भी बाघ के संबंध में पूछी जाती है। लेकिन दोस्त अगर एक एक चीज़ को मैं इतना देर तक एक्सप्लेन करूंगा तो हम आगे प्रश्न तक कैसे बढ़ पाएंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं बताते चल रहा हूँ। ठीक है, और जब हम क्लास करेंगे, जब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब हम पढ़ेंगे चीज़ों को, तो वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी कुछ कुछ चीज़ें ध्यान में रख के चलिए कि बाघ जो है, इसकी गरजना जो है 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है, और हवा के कंपन से एक क्या करता है, शिकार का पता लगा लेता है। ठीक है, आइए सी विकल्प में देखिए किन चीज़ों का जिक्र है। सी में देखिए सांप, सांप की ये बात कर रहा है, तो हमारे भारत में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी कहती है, जो आपके सिलेबस में एनसीईआरटी है उसके अनुसार भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसमें से कोबरा है, दुबैया है, अफाई है और करैत है। ठीक, ये 4 प्रकार के सांप हैं। और सांप के संबंध में क्या क्या चीज़ें पूछ लेता है, सांप के देखिए 2 खोखले दांत होते हैं। ठीक है, कैसे दांत होते हैं, खोखले दांत, कैसे दांत होते हैं, 2 खोखले दांत होते हैं, और इसी से वो क्या करता है, विष को, ठीक है, विष को निकालता है, 2 खोखले दांतों द्वारा विष को निकालता है। ठीक, काटने के बाद जो विष निकलता है उसका
इन 2 खोखले दांतों निकलता है। और क्या चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो सांप है इसके दांत तो होते हैं 2 खोखले दांत, ठीक है, लेकिन ये भोजन को चबाता नहीं। आपसे पूछा जाता है कि सांप भोजन कैसे करता है, तो चबाता नहीं है, अपितु वो निगल करके करता है, ठीक है। और सांप के बारे में आप क्या जान सकते हैं, देखिए सांप अपने ऊपर से, ठीक है, जब थोड़ा पुराना होने लगता है, कुछ दिन का हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो एक वस्त्र छोड़ता है, ठीक है, एक कह सकते हैं कि एक खोल को छोड़ता है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं केंचुल। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका केंचुल। ये भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। और सांप के बारे में आप क्या जान सकते हैं, इसे मिटा रहा हूँ, और सांप के बारे में सुनिए। और जो आपका सांप होता है वो क्या, और उसके बारे में क्या एनसीईआरटी में गिवन है कि जो सांप की काटने की दवा बनती है, ठीक है, सांप के काटने की जो दवा बनती है वो किससे बनती है, सीरम से। और ये सीरम क्या होता है, सांप का ही विष होता है, ठीक है। सांप के विष से ही सांप के काटने की दवा बनती है, ठीक। इतनी चीज हम जान लिए। अब देखिए दूसरा बात कर रहा है रेशम कीट। तो देखिए इनका जो पालन होता है वो शहतूत के पेड़ पर होता है, ठीक है। आपसे ये प्रश्न पूछ लेता है। और दूसरा प्रश्न क्या पूछता है कि ये अपने मादा को, ठीक है, मादा को दूर से, ठीक है, अपने मादा को दूर से ही पहचान लेता है। उसकी मादा बहुत दूर रहती है फिर भी ये इसको पहचान लेता है, ठीक है। मतलब जो मेल रेशम का कीट है वो फीमेल रेशम के कीट को बहुत दूर से पहचान लेता है। और देखिए इसके पालन को क्या कहते हैं, इसके पालन को कहते हैं सेरीकल्चर, ठीक। तो देखिए मादा को जो नर होता है वो दूर से ही पहचान लेता है, इसका पालन शहतूत के पेड़ पर होता है, ठीक है। रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं और इससे क्या होता है, रेशम प्राप्त किया जाता है। और इसके बच्चे को क्या कहते हैं, इसके बच्चे को कोकून कहते हैं, ठीक है। ये भी आपका प्रश्न आ सकता है कि इसके बच्चे को क्या कहते हैं, इसके बच्चे को कोकून कहते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 हमने यहाँ से 4 चीज़ें पढ़ी, ठीक है। आइए डी में आप समझ ही गए हैं कि इसका उत्तर डी है, ठीक। तो इतनी चीज़ें हमने यहाँ से पढ़ा। आइए अगले प्रश्न को लेते हैं। दिया गया है नीचे दिए गए खेती करने के लिए विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। कोई खेती का वो विवरण दिया हुआ है, इसको पढ़ने के बाद क्या करना है, हमको पहचान करना है, ठीक है। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, अपितु काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेत के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छींट दिए जाते हैं। देखिए दोस्त यहाँ जो आपकी बात है वो किस खेती की बात हो रही है ये पूछ रहा है। तो आइए विकल्प देखते हैं। ए कह रहा है सिंचाई खेती, बी कह रहा है सहकारी खेती, सी कह रहा है झूम खेती, डी कह रहा है सीढ़ीनुमा खेती। देखिए ये जो आपका ये झूम खेती का है, ठीक है। और आपकी झूम खेती कहाँ पे होती है, झूम खेती होती है मिजोरम में, ठीक। आपसे सीधा केवल मिजोरम में ही नहीं होती है लेकिन एनसीईआरटी में गिवन है कि मिजोरम में होती है, ठीक है। तो झूम खेती आपकी मिजोरम में होती है। और जो ये स्टेटमेंट है ये किसके लिए, झूम खेती के लिए। सीढ़ीनुमा खेती आपकी पहाड़ों पर होती है, ठीक है, ठीक है, जमीन का सदुपयोग करने के लिए पहाड़ों पर एक खेती की जाती है। तो आपकी जो झूम खेती है उसके लिए स्टेटमेंट गिवन है। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जो स्टेटमेंट इतना दिया इतने ही स्टेटमेंट से सीटेट ऐसे 1 2 कई सारे स्टेटमेंट बना देगा, फिर पूछ लेगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। तो इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है, याद रखना है, ठीक। आइए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सर को इधर उधर घुमाता है। सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है, ठीक है। मतलब जब सांप के सामने बीन बजाई जाती है तो झूमता है, आपने अक्सर टीवी वगैरह में देखा होगा, झूमता है, नाचता है। तो ये किसके आधार पर ये अनुक्रिया कर रहा है ये पूछ रहा है, ठीक है। पहला दिया उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर,
बी कह रहा है उसे वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, सी कह रहा है उसे वाद्य यंत्र को सूंघकर, डी कह रहा है उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। देखिए जो सांप होता है वो सुन नहीं सकता, ठीक है, वो सुनता नहीं है, वो कंपन को महसूस करता है, ठीक है, वाइब्रेशन को महसूस करता है। तो आपका बी विकल्प आपका यहाँ पे सही है, ठीक। जो सांप है वो कंपन को महसूस करता है, ना ही वो गति देखता है, ना ही वो सूंघकर, ना ही वो सुनकर, वो बल्कि किसके द्वारा, कंपन के द्वारा झूमता है, अनुक्रिया करता है, ठीक। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब बात यहाँ तक आ गई है तो ये भी ध्यान दीजिए कि जो वाद्य यंत्र है बीन है, ये किसका बनता है, ये आपका बनता है सूखी लौकी का, ठीक। किसका बनता है, सूखी लौकी का। जिस लौकी का आप सब्जी खाते हैं उसी लौकी को सुखा करके सांप का बीन बनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे कि जो कंपन के प्रति अनुक्रिया करता है, ठीक है, वो सुन नहीं सकता, वो बस कंपन को महसूस कर सकता है, ठीक है। और सांप के बारे में तो काफ़ी कुछ हमने ऊपर जान ही लिया है। हाँ, एक चीज़ नहीं जाना था कि जो सांप पालने वाले हैं, ठीक है, जो सपेरा है, उनको एनसीईआरटी में क्या नाम दिया गया, उनको एनसीईआरटी में नाम दिया गया है कालबेलिया, ठीक है, कालबेलिया। और ये लोग अपनी बेटी की शादी में सांप को उपहार के रूप में देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कालबेलिया से संबंधित है आपका सांप वाला चैप्टर। आइए 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है कि मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। ये देखिए आपके एनसीईआरटी में एक लेसन दिया हुआ है कहानी खिड़की वाले की, ठीक है। देखिए दोस्त, आपको एनसीईआरटी अगर समय है तब पढ़ना है। आप मुझसे बार बार एनसीईआरटी सुन के ये मत सोचिएगा कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत, आपका जो नोट्स होगा मेरा उससे भी काम चल जाएगा। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना है, वो सब मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। तो बार बार मेरे मुंह से एनसीईआरटी सुन के ये मत सोचिएगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। हाँ, पढ़ लेंगे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे आप लोगों में से कि कौन सा तथ्य इसमें से ज़रूरी है, कौन सा तथ्य हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो मैं नोट्स बनाऊंगा उसमें सब कुछ गिवन होगा, जो ज़रूरी होगा आपको वही पढ़ाया जाएगा। फालतू की चीज़ें जो हमारे काम की नहीं होंगी मैं उनको छान करके साइड कर दूंगा, ठीक है। तो बार बार एनसीईआरटी के नाम से तुरंत एनसीईआरटी मत पढ़ने लगिएगा, ठीक है। आपके पास समय कम है, 2 महीने का समय है, दिसंबर या जनवरी में हमारा पेपर होगा, तो समय को यूटिलाइज करना है। एनसीईआरटी पढ़ने में अपने समय को नहीं बिता देना है। एनसीईआरटी उसके लिए है जो 6 महीना तैयारी करता है। 2 महीने वाले, 1 महीने वाले के लिए एनसीईआरटी नहीं होती, उनको नोट से ही काम चलाना है। तो ये प्रश्न आपका किस चैप्टर से है, कहानी खिड़की वाले पेट की। वहाँ पे उन्होंने बात किया है कि भोजन को पचने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। उस कहानी में, उस स्टोरी में क्या था, जो लेसन दिया हुआ है उसमें एक आदमी होता है, एक सैनिक होता है, उसको चोट लगी हुई होती है, ठीक है। तो उसी में डॉक्टर ऑपरेशन करता है, तो पेट के अंदर देख देख के सारी चीज़ें बताता है कि अंडे को पचने में इतना टाइम लगता है, अन्य चीज़ों को पचने में इतना टाइम लगता है, ठीक है। तो ऐसे चैप्टर दिया हुआ है, तो ये प्रश्न वहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो प्रश्न है, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो आमाशय रस की आपकी प्रकृति जो होती है वो दो सिंपल सा है कि आपकी अम्लीय होती है, ठीक है। आमाशय रस की प्रकृति आपकी क्या होती है, अम्लीय होती है। बस आपको इतना याद रखना, आपको उभय धर्मी, उदासीन, क्षारी ये सब समझने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा क्षार और अम्ल में हम अंतर पढ़ेंगे, लेकिन जब हमारा एनसीईआरटी का क्लास होगा, मतलब नोट्स वाला क्लास होगा, ये प्रैक्टिस क्लास में नहीं, ठीक है। वहाँ पे हम अच्छे से समझेंगे, उदाहरण के साथ समझेंगे। कम समय में ज़्यादा समझना अच्छा नहीं दोस्त, अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो अभी बस इतना ध्यान रखिए कि आमाशय के रस की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, वो आपका होता है अम्लीय, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां देखिए, कह रहा है नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। देखिए सारे विचार बच्चों के हैं नीचे दिए हुए, और इसमें से कौन सा एक ऐसा है जिसको वैज्ञानिक दृष्टि से आप सही मानते हैं। ठीक का मतलब है आप सही मानते हैं, ठीक है। तो देखिए, घास पौधा नहीं होता। देखिए दोस्त, प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, हर्ब क्या होता है, सर्ब क्या होता है, ट्री क्या होता है,
ये हमें नहीं बताना होता है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर बच्चा हॉलिस्टिक वे में देखता है, अपने पर्यावरण को समग्र रूप में देखता है, ठीक है। वहाँ पे बच्चा इतना डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता है कि जितना हम अभी बड़े होने पर कर रहे हैं, ठीक है। तो घास पौधा नहीं है तो फिर घास क्या है? अगर घास पौधा नहीं है तो फिर घास क्या है? कोई एलिमेंट है? हाँ, घास क्या है? केमिस्ट्री में है कुछ। घास पौधा नहीं है, ये बात आपका गलत है। घास देखिए, जितने भी पेड़ हैं, जितने भी हमारा पादप जगत है, कुछ चीज़ों को आप उसमें से छोड़ दीजिए, जैसे शैवाल वगैरह छोड़ दीजिए, तो सारी चीज़ें आपके पहले पौधे से ही विकसित होती है, ठीक है। तो घास पौधा नहीं है, ये बात आपका गलत है। कुछ सब्जियां फल होती हैं, देखिए कह रहा है कुछ सब्जियां फल होती हैं, ये बात आपका बिल्कुल सही। जैसे टमाटर, टमाटर को आप क्या करते हैं, फल की श्रेणी में भी ले लेते हैं। आपका गाजर ही देख लीजिए, गाजर को भी आप फल की श्रेणी में लेते हैं। तो कुछ सब्जियां फल होती हैं, ये बात आपका बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए क्या कह रहा है, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होता है, तो बीज फिर किसका हिस्सा होता है? देखिए, बीज पौधे का ही हिस्सा होता है, मुख्य रूप से तो फल का हिस्सा होता है, लेकिन फल किसका हिस्सा होता है? पौधे का। तो इस रूप से वो संबंधित है, क्योंकि जो बच्चा है वो हॉलिस्टिक वे में देखता है, ठीक है। तो बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होता, ये बात गलत है। बीज मुख्य रूप से पौधे का हिस्सा होता है, लेकिन वो पौधे का भी हिस्सा होता है, उसी से ही नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक है। तो बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होता, ये बात आपका गलत है। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, तो फिर क्या है? हाँ, गाजर और बंद गोभी अगर पौधे नहीं हैं तो फिर क्या है? पेड़ है। देखिए, पौधे ही हैं, ठीक। सब कुछ पौधा ही होता है, जितने अभी पादप जगत है सब पौधा होता है। तो ये गलत। आपका सही क्या है? कुछ सब्जियां फल होती हैं, बिल्कुल। जैसे टमाटर देख लीजिए, गाजर देख लीजिए, क्या होता है? ये सब फल ही होता है। आइए 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिनमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परिवर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। देखिए दोस्त, जो पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि जो आपका चीता होता है उसके शरीर पर देखेंगे ऐसे ऐसे पैटर्न होता है। आप बिल्ली के हुए अपने घर में देख लीजिए, बिल्ली के भी शरीर पर पैटर्न होता है, ठीक है। ये पूछ रहा है ये किसके कारण होता है, तो देखिए ये जो होता है वो उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा है कि उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है। उस उस जलवायु के कारण होता है जिनमें वे रहते हैं, ऐसा नहीं है दोस्त, जलवायु के कारण नहीं होता है, बालों के कारण होता है। जो बाल हैं वही बाल ऐसा पैटर्न बना देते हैं। उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, बाल से और शारीरिक शक्ति को इंगित करने से कोई संबंध नहीं है। परिवर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, मतलब जो सूर्य का प्रकाश उनके ऊपर पड़ता है वो परिवर्तित हो जाता है, तो उनके कारण ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो सिंपल सा इसका आंसर है वो है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्त, आज तक ना सीटेट ये प्रश्न पूछा है, लेकिन क्या पता थोड़े से डायमेंशन के साथ बदलाव करके, क्योंकि बदलाव करना इनकी प्रकृति है, नेचर है, ये लोग हमेशा थोड़ा सा बदलाव करते हैं, उसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न वही रहता है, हल्के से बदलाव के साथ कंफ्यूज कर देते हैं बच्चे, आंसर गलत करके चले जाते हैं। तो इस प्रश्न में एक विकल्प और भी बन सकता है, त्वचा पर बालों के कारण तो बनते ही हैं, लेकिन इसके लिए क्या जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार है आनुवंशिकता, ठीक है। क्योंकि जो बालों का ग्रोथ है, जो बालों का रंग है, ये सबके लिए कौन जिम्मेदार होती है? सबके लिए जिम्मेदार होती है आनुवंशिकता। तो विकल्प में अगर उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं ये हटा दिया जाए और इसकी जगह पर आनुवंशिकता रख दिया जाए, तो ये विकल्प भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी क्या सही है आपका, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, लेकिन इनको हटा दिया जाए तो आनुवंशिकता भी कारण हो सकता है, ठीक है। आपको चीज़ें समझ के चलनी है, बस हूबहू सॉल्व नहीं कर लेना है, रट नहीं लेना है। प्रश्न यही आएगा, थोड़ा सा घुमाएगा, जैसे मैंने अभी बताया ना आनुवंशिकता रख दिया, वो भी वहाँ पे आनुवंशिकता रख देगा, ठीक है। क्योंकि एक टीचर के रूप में एनसीईआरटी में तो यही दिया हुआ है कि उनकी त्वचा पर बालों के कारण, ये तो बच्चे के लिए है, लेकिन आप शिक्षक हैं, आप बड़े हो गए हैं, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि त्वचा पर बालों के कारण होता है, लेकिन इसके पीछे का भी कोई कारण होगा, तो इसके पीछे का कारण आनुवंशिकता है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बता दिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
देखिए, ये पूछ रहा है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार हो जाता है। ठीक है, यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? ये भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन अधिनियम 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। देखिए, ये जो 25 साल तक अगर रह रहे हैं तो उस पर उनका अधिकार हो जाता है और उनमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर भी। ये आपका जो प्रावधान करता है, जो जनादेश है, ये जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा दिया गया। ठीक है, ना अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के द्वारा नहीं दिया गया। और संविधान अनुसूचित जाति, इसमें तो जंगल से कोई संबंध ही नहीं है, ये भी कोई संबंधित नहीं है। ठीक है, आपका डी विकल्प यहाँ पे सही है। लेकिन जो जानने वाली बात है, आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको जंगल अधिकार अधिनियम 2007 मिलेगा। ठीक है, लेकिन यही 2007 किसी किसी किताबों में आप पढ़ेंगे तो 2007 की जगह पे 6 लिखा मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों एनसीईआरटी में तो 2007 लिखा है, किसी किताब में 2006 क्यों लिखा है। तो आपको ये ध्यान देना है, और ये प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है, तो इसको समझिए। मैं लिख रहा हूँ और इसको आपको कहीं नोट भी कर लेना है कि ये जो जंगल अधिकार अधिनियम है आपका 2007, ठीक है दोस्त, ये जो आपका जंगल अधिकार अधिनियम है 2007, इसका देखिए 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखती हैं। एक क्या होता है, कोई भी कानून पारित होता है। ठीक है, क्या होता है? पारित होता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, किसी भी कानून के बारे में लागू होता है। ठीक, लागू होना और पारित होना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक, तो ये पारित कब हुआ था? ये आपका पारित हुआ था 18 दिसंबर, ठीक है, 2006। ठीक है, इसमें आपका पारित हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? लागू हुआ था आपका 31 दिसंबर, ठीक है, 2007। ठीक, तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा सकता है कि जंगल अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ? तो 31 दिसंबर 2007। और पारित कब हुआ? तो 2006 में हुआ, 18 दिसंबर को। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे 6 लिखा हो या 7 लिखा हो। वैसे आपकी सीटेट में 2007 ही पूछेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में यही गिवन है। लेकिन इन केस अगर 2006 भी कहीं आपको दिखता है तो वो गलत नहीं हो, तब वो पारित हुआ था, लेकिन अस्तित्व में वो 2007 से आया। ठीक है, आइए 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोगों का समुच्चय, देखिए दोस्त, अभी ऊपर जब मच्छरों का जिक्र आया था तब भी मैं बताया था, और देखिए यहाँ पे प्रश्न भी आ गया। देखते हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV जिसे हम एड्स कहते हैं, और डेंगू। HIV, एड्स, हैजा, डेंगू। देखिए, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ठीक है, यही आपका होता है किससे? मच्छर से, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, और भी लेकिन मच्छर से एक प्रसिद्ध रोग है दोस्त, याद आ रहा है अभी मुझे, जिसे कहते हैं एडीज। ठीक है, ये भी आपके अन्य एग्जामों में खूब पूछा जाता है, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि ये भी मच्छर से ही होने वाला रोग है। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो ए होगा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया मच्छरों द्वारा फैलते हैं। और ये जो मलेरिया है, इसकी खोज कौन किया था दोस्त? इसकी खोज आपको पूछ लिया जाएगा कि रोनाल्ड रास किए थे। ठीक है, इसकी खोज आपके रोनाल्ड रास किए थे। और क्या किए थे रोनाल्ड रास? मतलब ब्लड देखे थे, आमतौर पर ब्लड में देखे थे कि ब्लैक कलर का। ठीक है, ब्लैक कलर का आपका प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम उपलब्ध होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है? मलेरिया होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम के उससे होता है, काटने से होता है मलेरिया लोग, जिसमें जिसमें मतलब मादा एनाफ्लीज के काटने से होता है, लेकिन उसमें मादा एनाफ्लीज जो काटती है तो उसके माध्यम से प्लाज्मोडियम को छोड़ देती है, जिससे आपका मलेरिया रोग हो जाता है। ठीक है, और रोनाल्ड रास के बारे में आप क्या जानिए? रोनाल्ड रास को नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि 1902 में मिला था, और इसी संबंध में मिला था कि उन्होंने मलेरिया को खोजा था
और रोनाल्ड रॉस आपके क्या थे, भारतीय ही थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखता है। और आपसे प्रश्न पूछेगा कि 1902 में उनको मिला नोबेल प्राइज और 1905 में रोनाल्ड रॉस अल्लाह को प्यारे हो गए। ठीक है, मतलब इस दुनिया को छोड़ दिए। और मरते समय उनका जो अंतिम कथन था वो क्या था कि मैं कुछ कर जाऊंगा, मैं कुछ नया कर जाऊंगा। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, क्या पता पूछ ले। तो 1902 में रोनाल्ड रॉस को क्या मिला, नोबेल प्राइज, और 1905 में रोनाल्ड रॉस मर गए। ये भी पूछा जाता है मलेरिया का खोज किसने किया, तो मलेरिया का खोज आपका किसने किया था, रोनाल्ड रॉस ने किया था। ठीक है, और ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से आपका मलेरिया रोग होता है। ठीक है, और देखिए मियादी बुखार का मतलब टाइफाइड होता है। ये आपका गंदे पानी और दूषित पानी और दूषित भोजन से फैलता है। हैजा भी आपका क्या है, ये बैक्टीरिया से होता है। मियादी बुखार और हैजा दोनों बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तो आपका जो हैजा है ये आपका कैसा रोग है, ये आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ठीक है, कैसा, बैक्टीरियल रोग है, बैक्टीरियल रोग है। मलेरिया आपका देखिए उससे मच्छर से होने वाला है, लेकिन HIV जो एड्स है आपका, ये आपका कैसा, वायरस से होता है। ठीक है, वायरस से होता है। डेंगू आपका मच्छर से होता है, HIV आपका फिर वायरस से होता है, हैजा आपका बैक्टीरिया से होता है, डेंगू मच्छर से होता है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, आपका सही क्या है, ए। और आपको क्या ध्यान रखना है, मलेरिया, रोनाल्ड रॉस, उसके बाद से 1902 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, 1905 में इनकी मृत्यु हो गई। और अन्य चीज़ों को भी ध्यान देना है कि हैजा बैक्टीरियल है, मियादी बुखार आपका दूषित भोजन और दूषित पानी के मतलब प्रयोग से फैलता है, HIV आपका वायरस से होता है। ठीक है, आइए 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समूह में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। लौह तत्व का हमारा तात्पर्य कि आयरन। ठीक है, आयरन प्रचुर मात्रा में किसमें पाए जाते हैं, तो देखिए दोस्त, बंद गोभी, भिंडी, गुड़, आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू, आंवला पालक टमाटर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आंवला पालक गुड़। ठीक है, ये सब गलत है। ठीक, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान इसमें देखिए, आयरन जो है, आयरन की कमी से क्या होता है, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। ठीक है, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, अगर आयरन पर्याप्त मात्रा में कोई बच्चा या कोई व्यक्ति नहीं लेगा तो उसको एनीमिया रोग का शिकार हो जाएगा। और एनीमिया रोग में क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती, सॉरी, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, आयरन के डिफिशियंसी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक, तो इसका जो उपचार होता है वो क्या होता है, आंवला पालक गुड़ का सेवन करेगा व्यक्ति तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, हाँ। और आपका देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है भिंडी। ठीक है, भिंडी से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। भिंडी से क्या पूछ लिया जाता है कि भिंडी कहाँ से आई, तो भिंडी आपकी आई थी अफ्रीका से। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिए, आपका यहाँ से 2 प्रश्न तैयार हो गया। टमाटर आपका, टमाटर भी देख लीजिए, टमाटर आपका दक्षिण अमेरिका से आया। ठीक है, टमाटर कहाँ से आया, दक्षिण अमेरिका से। भिंडी कहाँ से आई, अफ्रीका से। टमाटर कहाँ से आया, दक्षिण अफ्रीका से। ये सब सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो आपका सही है OB है, आंवला पालक गुड़। आयरन किसमें सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, आंवला में, पालक में, गुड़ में पाया जाएगा। और आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है, और इससे अधिक कुछ पूछेगा नहीं। ठीक है, आइए 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 15वां प्रश्न है कि हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। मिर्च, चिली का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसाय आए थे, व्यवसाय या व्यवसायी आए थे। तो देखिए दोस्त, ये आपके कहाँ से आए थे, दक्षिण अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका से आपका मिर्च भी आया था, दक्षिण अमेरिका से आपका टमाटर, टमाटर भी आया था। और उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ना ऑस्ट्रेलिया से संबंधित आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि ओक। ठीक है, आपका एक ओक नाम का पौधा होता है। ठीक है, ये आपका कहाँ पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसको रेगिस्तानी ओक कहते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम रेगिस्तानी ओक है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जो लंबाई होती है
वो कम होती है, लेकिन इसकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी डीप तक गई होती है। ठीक है, तो रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसके तने में क्या होता है, जल इकट्ठा होता है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे सही विकल्प है कि मिर्च का उपयोग जो होता है भोजन पकाने में, वो कहाँ से आया, वो आया आपका दक्षिण अमेरिका से। आपका जो ये क्या कहते हैं, टमाटर, ठीक है, टमाटर भी कहाँ से आया, दक्षिण अमेरिका से आया। और ऑस्ट्रेलिया देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से भी वो चीज़ जान ली हम कि रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसके तने में जल इकट्ठा रहता है, जिसमें पाइप डाल के लोग जल को निकाल के इसका उपयोग भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ हम डिस्कस किए। आइए, तो आज का हमारा सेशन यहाँ पर समाप्त हो जाता है दोस्त। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो इस क्लास को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने अन्य दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। यहाँ देखिए मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है walaseated@gmail.com। इसके माध्यम से आप कोई भी प्रश्न हो, कोई भी बात हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है सीटेट मंत्रा का। यहाँ टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या कहते हैं, नोट्स आपका प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, और आपका यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, इसको भी आपको फॉलो कर लेना है। ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आपको जाना है टेलीग्राम पे, पीडीएफ लेना है, वहाँ पे आंसर के साथ पीडीएफ मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे कोई भी नई बात होगी, कुछ भी नया होगा, सीटेट से संबंधित कोई नोटिफिकेशन होगा, न्यूज होगा, तो आपको इंस्टाग्राम पे तुरंत मिल जाएगा। और कोई भी डाउट, क्वेरी वगैरह तो आप ईमेल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक क्लास अटेंड करने के लिए। फिर मिलते हैं कल एक अगली क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।